कटे सर की खौफनाक कहानी का पार्ट 3 है। अरुण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ऐसा करो 2 प्लेट नाश्ता लगाओ और मेरे लिए जो प्लेट लाओगे उसमें जलेबी की जगह कचौरी बढ़ा देना। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। लड़का नाश्ते का ऑर्डर लेकर चला जाता है। तुम भी किस सोच में डूबे हो यार तनवीर, चलो जब तक वह नाश्ता लाता है हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं, तनवीर से अरुण ने कहा और दोनों सामने लगे हैंड पंप के पास चले गए। दोनों ने बारी बारी हाथ मुंह धोए, फिर गाड़ी की ओर गए। उसका लॉक खोलकर अपने बैग में टॉवल और टूथब्रश रखा, फिर गाड़ी लॉक करके वापस ढाबे की ओर चल दिए। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने बूढ़े दादा दादी की कसम है। लड़का उनकी चारपाई पर नाश्ता लेकर पहुंचा। दोनों ने जमकर नाश्ता किया, फिर वापस अपने सफर पर निकल पड़े। अब तक वो दोनों फार्म हाउस से लगभग 50 किलोमीटर दूर निकल आए थे। सफर में तनवीर खामोशी से कुछ सोच रहा था, जबकि अरुण उससे लगातार बातचीत कर रहा था। तनवीर को अब भी कमांडर की बातें परेशान कर रही थी। उसने अब भी कमांडर की बातों पर यकीन नहीं किया था। उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह 300 साल पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ था। उसे अब भी यही लग रहा था कि कमांडर के दिमाग में कोई खेल चल रहा है। इसी तरह से सफर करते करते करीब दोपहर के 2 बज गए थे। अरुण ने गाड़ी को फिर एक ढाबे पर रोक तन्नू से कहा, तुम जरा यहीं ढाबे पर खाने का ऑर्डर दो, मैं जरा गाड़ी के टायर्स की हवा चेक करवा कर आता हूँ। पास में ही एक मैकेनिक शॉप है, फिर खाना खाकर अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ेंगे। तनवीर गाड़ी से उतरकर ढाबे की ओर चल दिया। ढाबे पर उसने खाने का ऑर्डर दिया और अरुण का इंतजार करने लगा। अब वह फार्म हाउस की बात से थोड़ा निश्चिंत हो गया था, क्योंकि अब तक वह दोनों कमांडर की गिरफ्त से काफी दूर जा चुके थे। पर तन्नू के मन में कहीं ना कहीं कमांडर का डर था। उसके मन को एक बात लगातार परेशान कर रही थी कि क्या वह उन हीरो को बिना कमांडर की इच्छा पूरी किए बेच सकता था, क्योंकि कमांडर ने उसे बताया था कि डॉक्टर जाकिर ने अपने सहायकों को जो हीरे बांटे थे वो सभी उन्हें बेचने पर मर गए। पर फिर भी डॉक्टर जाकिर अब तक जिंदा कैसे हैं? ये बात तनवीर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद ढाबे पर अरुण भी पहुंच जाता है। हाथ मुंह धोकर तनवीर के पास की चारपाई पर बैठ जाता है। ऑर्डर दे दिया भाई? तनवीर की ओर देखते हुए अरुण उससे पूछता है। हाँ दे दिया है, अभी लाता ही होगा। मैंने उससे बता दिया था कि मेरे साथ एक सज्जन और हैं, उनके आते ही खाना लगा दे। तनवीर ने अरुण के सवाल का जवाब दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़का उनका खाना चारपाई पर लगा देता है। दोनों अपना खाना खत्म करते ही चारपाई पर थोड़ी देर आराम कर फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। शाम हो चली थी और मौसम में ठंड के साथ बादल भी थे। ऐसा लग रहा था कि बरसात भी अपना कहर ढा ही देगी। फिर भी उन दोनों ने अपना सफर जारी रखा। अरे यार तन्नू, आज मौसम बड़ा सुहाना है। लगातार सफर करते हुए पीठ भी दर्द हो रही है। आज मूड बन गया है, क्यों न पास के गांव में थोड़ी देर रुककर गम का साथी रम पीकर ठंड भगाई जाए। फिर कहाँ ऐसा मौका मिलेगा? घर पहुंचकर अपने बापू की किट-किट सुननी पड़ती है। यही तो मौका है जब एंजॉय किया जा सकता है। तुम्हारी भी परेशानी थोड़ी कम होगी, रम लेकर चखने के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। वाइन शॉप के बगल में ही एक छोटा सा होटल है जहां खाने पीने की भी व्यवस्था मौजूद है, अरुण ने तनवीर से कहा। तुम्हें कैसे पता आगे के गांव में वाइन शॉप है? तनवीर ने आश्चर्य से पूछा। अरुण ने हंसते हुए कहा, मंदिर का पता पुजारी को ना रहे तो पुजारी किस काम का। मैंने फार्म हाउस जाते समय रास्ते पर ही देख लिया था कि इस गांव में वाइन शॉप है। अब बस तुम इजाजत दो तो गाड़ी वहीं अड्डे पर रोकी जाए, पर पीने के बाद तुम ड्राइव करोगे, क्योंकि मैं काफी थक चुका हूं और फिर मूड भी तो बना रहना चाहिए। अगले शहर पहुंचते ही रहने के लिए लॉज और होटल की सुविधा है, अगर चाहो तो वहीं रात सो लिया जाएगा, लेकिन शहर जब तक पहुंचेंगे तब तक वाइन शॉप बंद हो जाएगी। चिंता मत करो, तुम्हें गाड़ी ज्यादा दूर नहीं चलानी पड़ेगी। तनवीर, जो कमांडर की बातों से कश्मकश में पड़कर उलझ सा गया था, अरुण के इस प्रस्ताव को ठुकरा ना सका और उसने भी हामी भर दी।
गांव के वाइन शॉप के नजदीक पहुंचते ही अरुण ने गाड़ी होटल पर रोक दी, तनवीर को होटल पर रुकने को कहा और खुद बगल की दुकान से रम का एक खरीदने चला गया। होटल पर पीने वालों की अच्छी खासी संख्या थी। होटल के बाहर 3 गाड़ियां पहले से ही रुकी थीं। तन्नू ने होटल के वेटर को 2 प्लेट चिकन तंदूरी का ऑर्डर दिया। जब तक वह ऑर्डर लेकर आता अरुण भी रम लेकर पहुंच गया। फिर उसने ग्लास में 2 पैग बनाए और एक तनवीर की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने अपने अपने पैग पिए। चारों तरफ बैठे शराबी अपनी जग जीतने की कथा सुना रहे थे। उनमें से कुछ जोड़े में टेबल पर बैठे हुए थे तो कुछ ग्रुप में पीने आए थे। जो अकेला आता था तुरंत ही पीकर चला जाता था। कुछ ही देर बाद वेटर उनका खाने का ऑर्डर लाया। दोनों चिकन तंदूरी पर नींबू निचोड़कर खाने का आनंद लेने लगे। बीच बीच में अपने ग्लास से रम का पैग भी पीते रहते थे। कुछ देर बाद तनवीर और अरुण पर भी नशे का असर धीरे धीरे होने लगा। दोनों अपने यूनिवर्सिटी के दिनों और दोस्तों को याद करके ठहके मारने लगे, जिससे बगल में बैठे सज्जन को दिक्कत होने लगी क्योंकि वह शायद गम मिटाने के लिए पी रहे थे। उसने अरुण से कहा, थोड़ा धीरे हंसो भाई, हर किसी के जीवन में तुम्हारी तरह खुशियां नसीब नहीं होती, नहीं तो दुनिया तुम्हारी तरह गला फाड़कर हंसती। तनवीर और अरुण उसकी तरफ देखकर थोड़ा शांत हो जाते हैं, फिर आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। समय थोड़ा और बीतता है। तनवीर और अरुण पर अब नशा अच्छा खासा चढ़ गया था। इतने में बाहर बिजली कड़की। बिजली की आवाज इतनी तेज थी मानो कहीं आसपास ही गिरी हो। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। इतने में गांव की एक सुंदर लड़की बारिश से बचने के लिए होटल की आड़ में खड़ी हो गई। होटल पर बैठे तमाम शराबी उसके सौंदर्य को देख मंत्रमुग्ध हो गए। उनमें से कुछ के अंदर सभ्य महापुरुष बनने का कीड़ा जागा। उनमें से एक ने फैसला किया कि लड़की को कम से कम बैठने के लिए कुर्सी तो दे ही देनी चाहिए। यहाँ होटल में तो कई खाली पड़ी कुर्सियां हैं। वह उठा और एक कुर्सी लड़की के पास लेकर पहुंचा। लड़की कुर्सी पर बैठ गई। फिर शराबी अपने टेबल पर पीने के लिए चला गया। तनवीर और अरुण ये नजारा बड़े आराम से बैठकर देख रहे थे और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में दोनों के पीछे टेबल पर बैठे हुए एक शराबी ने लड़की पर अश्लील ताना मारता है और उसके बाकी 4 साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी सुन फिर उसी शराबी ने टोका जिसने तनवीर और अरुण को टोका था। उसने कहा, अरे थोड़ा धीरे हंसो भाई, हर किसी के जीवन में तुम्हारी तरह खुशियां नसीब नहीं होती, नहीं तो दुनिया तुम्हारी तरह गला फाड़कर हंसती। वो सभी उसकी ओर देखने लगे लेकिन कोई नहीं माना। उन्होंने लड़की पर अश्लील ताने मारना जारी रखा। लड़की अब डर से थोड़ा सहम सी गई थी। तनवीर और अरुण को भी अब गुस्सा आने लगा था। उन्होंने भी मना किया लेकिन उन बदमाशों ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। अचानक उनमें से एक शराबी उठा और लड़की के नजदीक लड़खड़ाते हुए पहुंचा। उसने लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, ए रानी चलती हो क्या? एक रात में मालामाल कर दूंगा, बस हम 5 को खुश कर दे। लड़की मदद मांगते हुए हाथ छुड़ाने लगी। इतने में तनवीर पास की टेबल पर रखी बियर की बोतल उस शराबी के सिर पर मारता है। वह शराबी लहूलुहान हो जाता है। उसके बहते खून को देख उसके साथी मदद के लिए भाग कर आते हैं, पर अरुण और तनवीर उस लड़की को साथ में लेकर गाड़ी स्टार्ट कर भागने लगते हैं। उस शराबी के साथी भी 2 गाड़ियां लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। अरुण गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था क्योंकि उन शराबियों ने पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी रफ्तार बढ़ाकर तनवीर और अरुण की गाड़ियों को अगल बगल से टक्कर मारते तो कभी अरुण उनकी गाड़ी को टक्कर मार रहा था। इसी आपाधापी में अरुण ने गाड़ी की रफ्तार बहुत अधिक बढ़ा दी जिससे उनकी गाड़ी ने अच्छी खासी दूरी बना ली, पर फिर भी शराबियों ने पीछा करना नहीं छोड़ा। इतने में अचानक उनकी गाड़ियों से काफी दूरी पर सड़क के किनारे एक पेड़ पर बिजली गिरती है जिससे वह पेड़ सड़क पर गिरकर रास्ता बंद कर देता है। लेकिन अरुण की नजर उस पेड़ पहले गांव के रास्ते निकलने वाली सड़क पर पड़ती है जो हाईवे को 2 हिस्सों में बांट रही थी। अरुण उन शराबियों से बचने के लिए गाड़ी को उसी सड़क पर ले जाता है। उन शराबियों की गाड़ियां अब भी उनका पीछा कर रही थीं। इतने में वो लड़की अरुण और तनवीर से कहती है, आगे आने वाले मोड़ पर दाएं और गाड़ी घुमा ले। वो रास्ता आगे जाकर हाईवे से मिलता है। वहीं नजदीक ही एक गांव है जहां मेरी मौसी रहती है।
मैं रात वहीं गुजार लूंगी, आप लोग सफर जारी रख सकते हैं अगर चाहें तो, लड़की ने उनकी ओर देखते हुए कहा। तनवीर और अरुण ने पीछा कर रही दोनों गाड़ियों को चकमा देने के लिए यही उचित समझा। गाड़ी लड़की के कहे अनुसार दाईं ओर निकलने वाली सड़क पर घुमा दी। उन शराबियों की गाड़ियां चकमा खा गईं और मोड़ के बाईं ओर घूमकर चली गईं। वो तीनों अब कुछ शांत हो गए, उनके सिर से एक बला टल गई थी। तनवीर ने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 11:30 बजे थे। उसने अरुण से कहा, अरे यार हम लोग कितनी देर से भाग रहे थे इसका पता ही नहीं चला, आधे घंटे के बाद आधी रात हो जाएगी। हम लोगों ने काफी समय होटल में पीने के चक्कर में बर्बाद कर दिया, मेरा तो सारा नशा बेकार कर दिया। उन शराबियों ने पीछा करके बस जितने देर उस होटल में बैठे थे उतनी देर ही एंजॉय किया, बाद में तो भागा दौड़ी में सारा नशा उतार कर रख दिया शराबियों की टोली ने। शुक्र मनाओ मैंने 1 और हाफ बॉटल रम अलग से खरीद कर पहले ही बैग में रख लिया था, जब कहोगे तब एक बार और मूड बना लिया जाएगा, तनवीर से अरुण ने गाड़ी चलाते हुए कहा। तनवीर ने अरुण की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, तुम भी न यार अरुण समझ के बाहर हो, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हम तीनों की जान जाने वाली थी और तुम्हें अब भी दारू चखने की पड़ी है। याद ना हो तो याद दिला दें, होटल में हीरोगिरी शायद आप ही ने दिखाई थी, वरना आज ये नौबत ना आती, ना उन शराबियों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें भागना पड़ता और ना हम अपने हाईवे के रास्ते को छोड़ इस गांव से होकर निकलने वाले रास्ते को पकड़ते जहां सड़क के दोनों ओर सुनसान जंगल ही हैं। तनवीर से अरुण ने व्यंग्य के भाव में कहा। मैं क्या करूं यार, वो शराबी इस लड़की को छेड़ रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। सोचो अगर इसकी जगह कोई तुम्हारी जानने वाली होती तो तुम क्या उसे मुसीबत में छोड़ देते? तनवीर ने अरुण से खुद की सफाई पेश करते हुए पूछा। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी सफाई देना तो कोई तुमसे सीखे। हेलो तनवीर, तुम हमको छोड़कर कैसे भाग आया? आज तो तुमने वही लुटेरे वाला रूप दिखा दिया। तुमको क्या लगा तुम हमसे बच गया? हम तुमको बताया था कि हम अगर चाहता तो तुम्हारा फादर और डॉक्टर को पहले ही मर सकता था। तुमको क्या लगा कि हम बस उस संदूक तक ही सीमित है? तनवीर और अरुण उस भयानक आवाज को सुनकर घबरा जाते हैं। अरुण के पांव अपने आप ब्रेक पर दबाव बना देते हैं और दोनों एक साथ पीछे मुड़कर बैक सीट पर देखते हैं। ये उस लड़की ने कहा था जिसके अंदर से कमांडर बोल रहा था। उस लड़की का हाव भाव, रंगत, आवाज सब कुछ बदल सा गया था। बाल बिखरे हुए थे जो सामने से चेहरे को ढक रहे थे, आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थी जो रात में गाड़ी के अंदर चमक रही थीं। तनवीर और अरुण की डर से हालत खराब हो गई थी, दोनों का चेहरा एकदम सुनसा पड़ गया था। डर ने मानो उन्हें जमा दिया हो। उनसे उस लड़की के अंदर घुसी कमांडर की आत्मा ने कहा, गाड़ी चलाओ और बिना कोई होशियारी दिखाए फार्म हाउस तक चलो। उस लड़की के चेहरे पर क्रोध के भाव थे। अरुण ने गाड़ी स्टार्ट की और एक बार फिर से फार्म हाउस के लिए गाड़ी चल पड़ी। तनवीर थोड़ा साहस जुटाकर कमांडर से पूछता है, एक बात बताइए, आपने हम दोनों को ढूंढा कैसे और इतने सालों सबकी जान बख्श देने का असली मकसद क्या है? मुझे तो अपने 300 साल पहले के जन्म का कुछ भी याद नहीं। मैं इसी कश्मकश में उलझ सा गया हूँ कि आप सच बोल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तनवीर अपनी बात खत्म करके कमांडर की ओर देखता है। लड़की जिसके अंदर कमांडर की रूह थी, उसने तनवीर की बातें सुनकर कहा, हमको पहले से पता था तुम इतना आसानी से यकीन नहीं करेगा, फिर भी हम तुमको पहले भी बोला था हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता और हमको तुम डॉक्टर जाकिर से नहीं मिलवाता है। अगर तुम आज का दिन बर्बाद नहीं करता तो हम लोग एक साथ कानपुर की बड़ी हवेली के लिए निकल चुके होते। कमांडर ने तनवीर से तराज जताते हुए तनवीर की ओर देखा। तनवीर ने एक पल को उस लड़की की रूहानी आंखों में देखा, फिर तुरंत ही अरुण की ओर देखने लगा। अरुण का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, ऐसा लग रहा था उसने अपनी सांसों को रोक रखा था। उसकी दयनीय हालत देखकर तनवीर ने उससे कहा, भाई लाओ अब गाड़ी मैं चलाता हूँ, तुम काफी थक चुके होगे। कमांडर, क्या गाड़ी मैं चला सकता हूँ? तनवीर ने बैक सीट पर बैठे कमांडर की रूह मतलब उस लड़की से पूछा। कमांडर की रूह मान गई और अरुण ने गाड़ी को रोककर स्टीयरिंग पर तनवीर को बैठा दिया।
तनवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और उनका सफर एक बार फिर शुरू होता है। हाँ, तुम्हारा दोस्त तो डर कर पैंट में सुसु कर देगा ऐसा लगता है। क्यों बेवड़े, कभी भूत नहीं देखा क्या? तेरे बाप का नाम पुरुषोत्तम मिश्रा है ना? क्यों शराबी? तेरी माँ का नाम राधिका है और तेरी बहन का नाम सरिता है, क्यों है ना ठरकी? कमांडर की रूह अरुण से कुछ इस मजाकिया अंदाज में सवाल करती है कि सुनकर तनवीर की भी हंसी छूट जाती है। दोस्तों, आज कहानी यही तक, इससे आगे की कहानी पार्ट 4 में सुनाई जाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।